क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 12 अक्टूबर करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल पे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे ये वाली पीडीएफ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक, और हमारे जो पेड ग्रुप हैं वो 1 दिसंबर से यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए प्री कम मेंस फाउंडेशन ग्रुप चालू होगा। ठीक है, तो उसकी जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चलिए विस्तार से देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है ना, बालिका दिवस। तो ये 11 अक्टूबर को होता है। इसका एम जो है, जो भी इंटरनेशनल डे होते हैं वो सारे यही है कि अवेयरनेस को बढ़ाना। ठीक, अवेयरनेस को बढ़ाना है कि क्या पोटेंशियल है, क्या इंपॉर्टेंस है गर्ल्स का फ्यूचर के लिए, हमारी सोसाइटी के फ्यूचर के लिए। ठीक, और इसमें जो है क्या गर्ल्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उससे उसको जो है ख़त्म करना है, सोल्यूशन ढूंढना है। साथ ही साथ गर्ल्स का एम्पावरमेंट करना है, उनके ह्यूमन राइट जो है उनका भी जो है हमें ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें, इस बार 10वां जो है एनिवर्सरी था ये। तो कब चालू हुआ था ये? 2012 में। इस बार का थीम है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट आवर फ्यूचर। ठीक, हमारा समय आ चुका है, हमारे अधिकार और हमारा भविष्य। ठीक, बीजिंग डिक्लेरेशन, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है, शायद 2014 या 15 में पूछा था कि बीजिंग डिक्लेरेशन बताइए किससे संबंधित? तो विमेन से संबंधित, विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। ये 1995 में हुआ था। इसमें ये था कि गर्ल्स के अधिकार को बढ़ाना, बीजिंग डिक्लेरेशन संबंधित था ये। और 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 11 अक्टूबर को अडॉप्ट किया था कि भैया 11 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाएंगे। और फिर 2012 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, पहली बार। याद रखिएगा, हमारा अधिकार हमारा भविष्य। अगला टॉपिक है फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। अब देखिए, ये फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोजेक्ट जो है ये फीफा का प्रोजेक्ट है। फीफा एक फेडरेशन है जो पूरी दुनिया में फुटबॉल कराती है। ठीक, भारत में लॉन्च किया है तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके साथ में पार्टनरशिप करके भारत में लॉन्च कर रही है। और भारत में स्कूलों तक जो है फुटबॉल को पहुंचाने की बात इसके अंतर्गत करी जाएगी। और ये जो है फीफा और साथ में यूनेस्को के साथ में कोलैबोरेट करके, ठीक, इसका एम ये यहाँ पर ये होता है कि एजुकेशन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट जो है 700 मिलियन चिल्ड्रंस का, यानी 70 करोड़ चिल्ड्रंस का बढ़े। शिक्षा भी, विकास भी और सशक्तिकरण भी। ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर देखा जाए तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, अब उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पढ़ेगा लिखेगा बनेगा ना, जो खेलेगा कूदेगा होगा खराब वाला वो पुरानी बात हो गई है। अब तो ये है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट कराना है चिल्ड्रन का, तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग की तरफ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बोला है उसको बढ़ाने के लिए ये फुटबॉल फॉर स्कूल मूवमेंट एक कदम है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से और भी जगह और भी स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा। फुटबॉल फॉर स्कूल जो है ये भी एक कदम है। मोदी जी ने लॉन्च किया था फुटबॉल फॉर स्कूल विजन। ठीक है, और ये भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर और फिट इंडिया दोनों को जो है बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ भारत में अब इसको पूरे उसमें लेके जाना है, डिस्ट्रिक्ट में 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है भारत में, वहाँ सब जगह लेके जाएंगे। नोडल एजेंसी जो है इम्पोर्टेंट नवोदय विद्यालय समिति है। इस को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्कूल फुटबॉल फॉर स्कूल को बढ़ावा देने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखो, जैसे G20 होता है ना, G20 वैसे ही उसी के अंतर्गत होता है B20। बी से मतलब है बिजनेस। ठीक, और जो भी प्रेसिडेंसी इसके पास भी जाती है तो वहाँ पर जो भी बिजनेस है, इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर जो है सब लोग, जैसे भारत है, जो भी G20 के मेंबर्स हैं, वो सब लोग जो भी पॉलिसी बिजनेस के द्वारा बनाई जाने वाली है उसमें अपना अपना जो है पक्ष रखते हैं, अपनी अपनी जो उनकी पावर है, कैपेसिटी, उस सब के बारे में करते हैं, ताकि जब नीति बनाई जाए B20 की, ठीक, तो उसमें भारत का भी जो है उसमें फेवरेबल आउटकम होना चाहिए। वैसे ही बाकी जो मेंबर्स हैं G20 के, वो सबका भी होना चाहिए। इस बार B20 इंडोनेशिया में हो रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास में ये रोटेटिंग चेयर वो है। ठीक है, G20 का अगले साल किसके पास है? इंडिया के पास है, ध्यान रखना इस बार। लेकिन अभी G20 की मेंबरशिप, अभी जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास में है? प्रेसिडेंसी किसके पास में? इंडोनेशिया के पास में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो B20 के लिए इंडिया में
DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक कॉन्फ्रेंस रखा B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग के ऊपर। साथ में CII भी इसमें पार्टनर था। ठीक है, इसका एम वही है कि इंडियन इंडस्ट्री की भी बातें वहाँ पे पॉलिसी जब बनाई जाए B20 इंडोनेशिया में, तो उनकी भी बातें, उनका भी पक्ष उसमें रखा जाए। समझ में आ गई बात? ठीक, और यही सारी चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट, 4th हेली इंडिया समिट 2022। हेली इंडिया से नाम से समझ में आ रहा होगा, हेलीकॉप्टर संबंधित है ये, और ये 4th समिट था ये। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही इसको करता है भैया। ठीक, और इसको भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया। मिनिस्टर ने 3 नए प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए हैं, अनाउंस किए हैं, जिससे हेलीकॉप्टर सेक्टर को भारत में बढ़ाया जाएगा, जिसमें कि हेम्स है और फ्रैक्शनल ओनरशिप है। हेम्स का मतलब क्या है? हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, मतलब हेल्थ से संबंधित जो है, आपने ज़्यादातर देखा होगा एम्बुलेंस चलती हैं। ठीक, तो हेलीकॉप्टर एज ए एलिमेंट आपका एम्बुलेंस होगा जो तेज़ी से, भाई और बहुत एम्बुलेंस कई बार देखा ट्रैफिक में फंस जाता है, जो भी है, तो तेज़ी से हेलीकॉप्टर से जो है मरीज को ले जा सकता है। ठीक, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये हेम्स के अंतर्गत आएगी, और इसको इन्होंने प्रोजेक्ट संजीवनी का नाम दिया है। इसको एम्स ऋषिकेश में चालू किया जाएगा अगले कुछ हफ्तों में। ठीक, हेलीकॉप्टर जो है 20 मिनट के नोटिस पर हॉस्पिटल पे आ जाएगा और 150 किलोमीटर रेडियस में कार्य करेगा। ठीक, फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या है? फ्रैक्शनल ओनरशिप ये है कि भैया हेलीकॉप्टर खरीदने में, उसको चलाने में एक आदमी के, मान लीजिए, रिस्क भी बढ़ता है, ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, तो कई लोग जो है मिलके करेंगे, सबका अपना अपना फ्रैक्शनल उसमें ओनरशिप रहेगी। ठीक, स्वामित्व रहेगा, उसी को भिन्नात्मक स्वामित्व मॉडल कहा जा रहा है। बस यही एक चीज़ है। इस बार की थीम जो थी 4th वाली, उसकी थीम क्या थी? हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। अगला टॉपिक है हमारा नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब देखो, अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी विल लिखी थी जाते समय, तो उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा इसकी बात नहीं करी गई थी। ठीक है, ये बाद में आया है 1969 में करीबन। ठीक है, और इसमें एक्चुअली अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल जो है, उनको मौत का सौदागर भी बोलते थे। तो इसी चीज़ को बदलने के लिए, क्यों, अच्छा, मौत का सौदागर क्यों बोलते थे? इन्होंने डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट आप समझ रहे हो? ठीक है, विध्वंसक होता है, तो इसलिए अपनी एक छवि को बदलने के लिए इन्होंने रखा था नोबेल प्राइज़, जिसमें कि फिजिक्स के, मतलब मानवता के लिए अगर जो भी काम किया जा रहा है फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो उन सब में दिया जाता है। लेकिन उस समय इन्होंने इकोनॉमी की बात नहीं करी थी, इकोनॉमिक्स का बाद में जोड़ा गया। ठीक, उसके बारे में बताऊंगा। अभी ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है 3 लोगों को। ठीक, ये हैं आपके बेन एस बर्नानके, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, बाकी डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविग। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हैं। ठीक, तो विग देख रहे हैं उनकी कितनी लंबी निकली हुई है, तो इससे याद रख लेना। मैं ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो फिलिप एच डिविग, डायमंड और बर्नानके जो है फेडरल रिजर्व, जो यूएसए का RBI है। ठीक है, तो उसके ये गवर्नर रहे हैं पहले। तो इन तीनों ने जो रिसर्च करी कि बैंकों के ऊपर और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, उसके लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज बार दिया गया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया गया है बैंकों के। जैसे कि बैंकों का आपने सुना था कि 2008 वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वो क्या हुआ था? लेमन ब्रदर्स जो बैंक्स थे वो फेल हो गए थे, उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जिससे आज तक, अभी तक यूएसए की इकोनॉमी और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से उभर नहीं पाई है। ठीक है, तो इसलिए इस पर रिसर्च किया इन लोगों ने कि भैया बैंक क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों हमें कैसे इनको जो है बैंक का अच्छा चलना जरूरी है ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया, लेकिन इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, समझ लेते हैं क्या चीज़ है। मान लीजिए इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया तो इसी बात से। तो तीनों लोगों ने ये समझाने में मदद करी कि रोल जो बैंक्स का है वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक, स्पेशली तब जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया था कि हमें बैंक का कोलैप्स होना जो है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिविग जो हैं, इन्होंने दोनों ने साथ में काम किया, मॉडल बनाया, थ्योरेटिकल मॉडल बनाया कि रोल इन सोसाइटी
ठीक है, कि बैंक्स का होना जो है बहुत ज़रूरी है, उनका रोल जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूमर्स कई बार होते हैं कि भैया बैंक जो है भाग जाएगा, ठीक, बैंक रन बोलते हैं इसको। बैंक जो है भाग जाएगा, आपके डिपॉजिट जो हैं वो लेके भाग जाएगा, ठीक, तो अपने जो भी डिपॉजिट हैं वो निकालो। तो रूमर ऐसी फैल जाती है कभी कभार। तो बैंक भाई हमारे डिपॉजिट पे ही तो काम करता है, ठीक, उसी से तो लोन देता है आगे। तो लोग अगर खड़े होकर अपना डिपॉजिट निकालने लगेंगे तो बैंक ऐसा तो ना कि अपने पास रखा रहता सारा पैसा, और लोन पे भी दे देता है कई लोगों को। तो इसको जो है बैंक रन कहा जाता है। रूमर से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसको भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। और इससे कहा कि सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जो है क्षति पहुँच सकती है, ठीक। इसके अलावा जो बेन एस बर्नानके जो थे, ये फॉर्मर फेडरल रिजर्व चेयरमैन भी रहे हैं, इन्होंने एनालिसिस करी थी ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1930 के दशक में आया था। ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था इसके बारे में थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हुआ, ठीक है, तो उस समय तक तो काफ़ी ज़्यादा लोन वोन जो है नहीं दिए जा रहे थे। ज़्यादातर पैसा कहाँ लग रहा था, वॉर में लग रहा था, ठीक। लेकिन जैसे ही ख़त्म हुआ तो डिमांड बढ़ाने के लिए बहुत ही सस्ते ब्याज दरों पर जो है भर भर के लोन बांटे गए। इतने लोन बांटे गए कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सप्लाई जो है ठन ठन गोपाल हो गई उसके सामने, ठीक। ठंड मतलब फ्रिवलेस, कोई भी लोन मिल रहा है, कोई जो मतलब जो है 33-15 नहीं खरीद पा रहा वो आईफोन खरीदने लग रहा है, ऐसे समझ लो आप, ठीक। बहुत ही फिजूल की खर्ची होने लगी, लोन इतना सस्ता हो गया था। तो डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई ठन ठन गोपाल। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो बैंक्स थे उन्होंने फिर ब्याज दरें, फिर उनको बोला गया सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, आरबीआई जैसे फेडरल रिजर्व के द्वारा, कि भैया बहुत जो है टफ कर दो लोन लेना, ठीक। तो लोन लेना जब बहुत टफ कर दिया गया तो डिमांड हो गई ठन ठन गोपाल, और सप्लाई, भैया अब डिमांड नहीं रहेगी तो सप्लाई क्यों प्रोडक्शन करेगा कोई, ठीक। तो प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक, प्रोडक्शन कम हो गया तो लोग को जॉब की, भैया जो लोग हैं एक्स्ट्रा वो क्यों उनकी जरूरत पड़ेगी, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और जो है डिमांड ख़त्म, सप्लाई कम करनी पड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लोग की जेबों में पैसा नहीं जा रहा है, डिमांड और कम होती चली गई, और ये रिसेशन में आ गया। और रिसेशन जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मंदी जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। और ये भैया ग्रेट डिप्रेशन था, तो बहुत ज़्यादा बड़ी। तो इस पर इन्होंने जो है रिसर्च किया था, एनालिसिस करी थी, ठीक। और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बैंक रन, जो मैंने आपको बताया, वो डिसाइसिव फैक्टर होता है क्राइसिस को और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा समय तक बढ़ा देने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब देखिए यहाँ पर यूजिंग हिस्टोरिकल सोर्सेज, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बर्नानके ने बताया था कि बैंकों का जो है क्या मतलब रोल है, और इसकी वजह से जीडीपी में किस प्रकार की जो है गिरावट आ सकती है, ठीक। तो अब नोबेल प्राइज जो एकेडमी जो इकोनॉमिक्स में दिया जाता है उसके बारे में बोल लेते हैं। देखिए, सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक, ये इज अवॉर्डेड इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो ये अवार्ड का नाम है एक्चुअली, जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स हम बोल रहे हैं उसका पूरा नाम ये है, अल्फ्रेड नोबेल जी की मेमोरी में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने विल में इसके बारे में मेंशन नहीं किया था, लेकिन सेवरेजेस रिक्स बैंक इन्होंने इस्टेब्लिश किया 1968 में इसको। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस सेलेक्ट करता है जो भी लॉरेट्स हैं इकोनॉमिक साइंसेज में, उनको जो है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया जाता है। 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो देखो, वैसे तो नोबेल प्राइज़ के लिए कई लोग जो है पूरा देख के पढ़ के आपको बता देंगे, लेकिन उसके अंदर किस लिए दिया गया, तो जो हमारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे, इकोनॉमी, इनसे हो सकता है क्वेश्चन पूछे। नोबेल प्राइज़ किसको क्या मिला वो ना पूछ के ये सारी पूछ ले चीज़ें, बैंक रन क्या होता है, ठीक, किस प्रकार से ग्रेट डिप्रेशन आता है, डिमांड सप्लाई पे कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए जो है ये पूरा डिटेल में समझना जरूरी है, ताकि, और यही कोशिश भी है मेरी कि आप लोग को जो टॉपिक पढ़ो वो ऐसा पढ़ डालो कि उससे कुछ भी क्वेश्चन आए आपका सही होना चाहिए। अगला टॉपिक है मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, 2022 का मेंटल हेल्थ डे, और हमेशा जो है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो मानसिक स्वास्थ्य है भैया, इस समय लोगों को क्या बताएं कि ज़्यादातर सभी लोग इससे पीड़ित हैं। इसका मेन कारण है बहुत सारे कारणों में एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा, डिज़ायर, जो गौतम बुद्ध जी ने बोला था ना कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है डिज़ायर। तो मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए प्रमुख कारणों में एक कारण ये है, ठीक।
तो अवेयरनेस फैलाने के लिए भी है भैया इंटरनेशनल डे, जैसे मैंने आपको बताया। WHO के द्वारा अगर बताया जो एक चीज़ बताई गई है कि इस दिन पर क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो लोग भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज में काम कर रहे हैं, जो भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो लोग आके अपने काम के बारे में बताएं। इस बार की थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल आ ग्लोबल प्रायोरिटी। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। हिस्ट्री इसकी समझ लेते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 1992 में पहली बार मनाया गया था। और इसको कौन भैया, इनिशिएटिव किसका था? ये वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ का था, WHO का नहीं है, ध्यान रखना। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इसके 150 मेंबर्स हैं करीबन, नेशंस। ठीक है, मेंटल हेल्थ से संबंधित मेंटल हेल्थ वाले दिन जो है इस बार 2022 में 10 अक्टूबर को लैंसेट एक मैगजीन है, ठीक, साइंस से संबंधित, तो उसने एक अपनी रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है रेडिकल एक्शन। रेडिकल एक्शन मतलब बहुत ही कुछ ऐसा सी चेंज लेके आ जाए, मतलब एक रेवोल्यूशनरी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा टू एंड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन मेंटल हेल्थ। अब सच बताऊं या फिर आप खुद से सोचो, ज़्यादातर लोग मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं करते हैं, ठीक, क्योंकि इसके लिए जो सोसाइटी है उसमें क्या है कि एक मानते कि एक कलंक है कि मतलब ये मेंटल हेल्थ बता रहे हैं, पागल है। मेंटल हेल्थ पागलपन नहीं है। मेंटल हेल्थ का जो है खराब होना डिप्रेशन जैसे हो गया, ठीक है, कोई किसी को एंजाइटी है तो ये पागल तो ना होते हैं वो, लेकिन वो अपनी बात बता ही नहीं पाते क्योंकि सोसाइटी में उनको पागल बोला जाता है। तो इसकी वजह से भेदभाव भी होता है। तो इस सबको रोकने के लिए एक रिपोर्ट निकाली लैंसेट ने वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे वाले दिन, ठीक। और उन्होंने यहाँ पे बताया रिपोर्ट में कि 90% जो पीपल हैं वो जो मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ में रहते हैं उनके साथ निगेटिवली इम्पैक्ट होता है, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। 80% जो स्टिग्मा है, 80% ने कहा कि स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन कैन बी वर्स देन द कंडीशन। मतलब मेंटल हेल्थ किसी की प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा जो स्टिग्मा और ये डिस्क्रिमिनेशन है ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक, ये और उसको जो है कठोर बना देती है। इसके अलावा कमीशन ने भी बोला है कि भैया स्टिग्मा जैसे सोशल एक्सक्लूजन, अरे हटाओ ये पता नहीं पागल है, इससे बात मत करो, ठीक, और डिसएम्पावरमेंट ऑफ पीपल हेल्थ कंडीशन हो जाता है, ठीक, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम हेल्थ केयर कई बार जो है कॉम्प्लिकेशन होके, क्योंकि जैसे जब पूरे शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या भैया होता है, ब्रेन होता है। अब ब्रेन में ही आपकी जो है चीज़ें नहीं चल रही, ब्रेन ही सही से काम नहीं कर रहा है, तो कई सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं लोगों को, और हार्ट अटैक आना और किसी वजह से भी डेथ भी हो जाती है, ठीक। स्पेस इकोनॉमी, अब देखो भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात करी जाती है क्योंकि इसरो जो है पहले क्या हुआ, हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च करना, फिर उसमें बहुत ज़्यादा निपुणता हासिल कर ली और उसकी वजह से हम अब खुद की, भारत की नहीं दूसरों की भी जो है पैसे लेके उनसे कमर्शियली हम लॉन्च कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है। पिछले साल हम लोग ने, भारत ने जो है इंडियन स्पेस एसोसिएशन को भी लॉन्च किया। इसका काम ही यही है कि जो स्पेस सेक्टर है उसको, स्पेस इकोनॉमी को जो है बढ़ाकर भारत की इकोनॉमी में उसको मदद करे। तो यहाँ पे इंडियन स्पेस इकोनॉमी की बात करी जा रही है अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट एंड यंग EY और इंडियन स्पेस एसोसिएशन की, ये 2025 तक $13 बिलियन की हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है। और बोला गया है कि स्पेस लॉन्च जो सेगमेंट है वो 13% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी, ठीक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये सबको लेते हुए। और वहीं इन्होंने बताया कि जो सैटेलाइट सर्विसेज हैं, भाई स्पेस में एक लॉन्च करना रॉकेट से, और लॉन्च करते क्या हो, सैटेलाइट को लगाते हो ना, तो जाके अंतरिक्ष में तो सैटेलाइट कुछ सर्विसेज देती हैं, टेलीकॉम से संबंधित हो गई, ठीक, रिमोट सेंसिंग संबंधित हो गई, तो वो सैटेलाइट सर्विसेज और एप्लीकेशन जो है वो करीबन 36% अकाउंट करेंगे पूरी स्पेस इकोनॉमी का जो है 2025 तक। इसके अलावा सैटेलाइट को बनाने वाली भी एक मैन्युफैक्चरिंग वाली भी तो अपॉर्चुनिटी है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला है दोनों लोगों ने कि 2020 तक ये करीबन जो है $2.1 बिलियन था, ये 2025 तक $3.2 बिलियन हो जाएगा। तो हमने क्या बात करी, स्पेस लॉन्च, सैटेलाइट के एप्लीकेशन सर्विसेज और सैटेलाइट को बनाना, इन तीनों के बारे में बताया गया। ये तीनों मिलके क्या है, स्पेस इकोनॉमी को बताते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है ये दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था 11 अक्टूबर 2021 में इसको। और ये एक प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जैसे कई सारी एसोचैम है, CII है, ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे नेस्कॉम है, नेस्कॉम क्या है, जो IT सेक्टर उसके लिए एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो उसी प्रकार से स्पेस के क्षेत्र में भी एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इसका नाम इंडियन स्पेस एसोसिएशन है,
ठीक, स्पेस और सैटेलाइट कंपनी संबंधित होता है। प्राइवेटाइजेशन को ये बढ़ावा देता है और सिंगल विंडो एजेंसी है, स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर ये आके अपना निवेश करें, उनके लिए द्वार जो है स्पेस सेक्टर में भी खोले जाते हैं इसके जरिए। ठीक, अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में शायद कई लोगों ने नहीं सुना या पढ़ा होगा, इकोनॉमी संबंधित है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो क्या होता है कि दुनिया में आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि भैया इनका जो है स्विस बैंक में पैसा है, ठीक, और स्विस बैंक में दुनिया के कई सारे लोगों का जो है पैसा है जिसके बारे में स्विस बैंक बताता नहीं, वो पैसा काला धन है, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए ये इसको वहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, तो जो काला धन है वो सब स्विस बैंकों में ऐसा बताया जाता है ना। तो एक संस्था है OECD, ये आपकी पेरिस में बेस्ड है और इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसने जो है कुछ गाइडलाइंस पैरामीटर बनाए कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए किस बारे में? जो इस प्रकार के बैंक है, जैसे स्विस के जो बैंक्स हैं वो अकाउंट डिटेल्स देंगे। ठीक, भारत जैसे भारत जो इसका मेंबर बनता है और इन गाइडलाइंस का, तो भारत ने जो है संधि करी स्विट्जरलैंड के साथ में, उनसे कहा कि भैया आप अकाउंट डिटेल्स दो और ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब हम भी आपको देंगे, आप भी हमें दीजिए। ठीक, ऑटोमेटिक मतलब एक बार हो गया, तो जब भी कोई अकाउंट डिटेल है तो साल में आप एक बार देते रहो। ठीक, तो चौथा सेट ऑफ ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन स्विस बैंक के द्वारा किया गया है भारत के साथ में। अब इसमें बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे लगी, मैं बताता हूँ आपको, कि इसमें अकाउंट डिटेल दिए जाते हैं लेकिन कितना पैसा है और किसके नाम पे है ये बताया नहीं जाता। ये कहा जाता है कि सिर्फ टैक्सेशन पर्पस के लिए है। मतलब आप जो है, स्विस बैंक ये कहता है कि आप इसको सिर्फ टैक्स जो है जो भी आपका बनता है आपकी कंट्री में, हम अकाउंट डिटेल देते रहे, उस प्रकार से आप टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन जब भैया ये नहीं बता रहे हो कि किसके नाम पर है और कितना पैसा है, तो किस हिसाब से भैया टैक्स लगाएंगे, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में। अगर आप लोग समझ में आ रही है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक, लेकिन ये है कि चलो कुछ नहीं से कुछ बेहतर, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, कितने अकाउंट हैं, ठीक, उनकी डिटेल दिए जा रही है। ठीक, अकाउंट नंबर दे देंगे, जैसे मान लीजिए आपने अपना अकाउंट नंबर दे दिया, ठीक, लेकिन आपने ये नहीं बताया किसका है और कितना इसमें पैसा है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अभी 34 लाख फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में जानकारी अभी स्विस बैंक ने दी है, इंडिया वालों के बारे में भी दी है, कुल मिला के 101 कंट्रीज़ को भेजी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, सिर्फ टैक्स पर्पसेस के लिए दिया जाता है और सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसके कस्टडी में जाता है ये। ठीक है, और इन 2014 में OECD ने डेवलप किया था कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसमें कि ऑटोमेटिकली एक्सचेंज किया जाएगा ये सारे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे कि स्विस बैंक है। ठीक, और OECD अम्ब्रेला में इंडिया जो है शेयर करता है बल्क फाइनेंशियल बैंकिंग इंफॉर्मेशन 78 कंट्रियों के साथ में, और 107 कंट्रियों से जो है डेटा लेता भी है। तो उसमें से एक जो है स्विट्ज़रलैंड है, 107 कंट्रियों से हम ले रहे हैं डेटा इस बैंक डिटेल्स का, ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कुर्द। कुर्द देखिए ऐसा है कि एक अलग कम्युनिटी है कुर्द। ठीक, जो फ़ारसी कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, फ़ारसी के लगभग, और ये माउंटेन रीजन जो है आपका अर्मेनिया, टर्की, सीरिया, इराक और ईरान, इनमें जो है माउंटेन का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मुस्लिम एथनिक ग्रुप है ये। ठीक है, उनको वो कुर्द बोलते हैं अपने आप को, और ये कुर्दिस्तान की जो है डिमांड भी करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि एक ईरानियन कुर्दिश महिला की डेथ हो गई। ठीक है, जो कि ईरान की मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में था। ईरान जो है नैतिक पुलिस भी चलाता है कि वो ये सिखाता है क्या सही है क्या गलत है ईरान के कस्टम्स के हिसाब से। ठीक, तो वहाँ पे ईरानियन कुर्दिश महिला की कस्टडी में, जैसे पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है ना, इतना 3rd डिग्री देते हैं उसी प्रकार से, तो यहाँ पर भी डेथ हो गई। अब कुर्द जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जानना कौन कौन सी कंट्रीज है फिर बता दे रहा हूँ। ईरान, इराक, सीरिया, टर्की और अर्मेनिया। 50% से ज़्यादा जो कुर्दिश पॉपुलेशन है वो टर्की में रहती है। देखिए एरिया भी ज़्यादा है। ठीक, समझ में आ रहा है। और ये जो है अगर देखा जाए इनके साथ में थोड़ा धोखा भी किया। धोखा करने वाला कौन है भाई साहब? तो एक ट्रीटी ऑफ सेवरस करके है, World War I के बाद में जो पश्चिमी शक्तियाँ थी उन्होंने कहा था कुर्द को कि हाँ भैया तुमको एक होमलैंड देंगे, जैसे इजराइल को बोला था ना, और फिर 1948 में दे भी दिया था यहूदियों को, लेकिन यहाँ पे कुर्दों को नहीं दिया गया।
कुर्द के साथ में बोला तो गया ट्रीटी ऑफ सेवरस में वर्ल्ड वॉर वन के बाद में कि होमलैंड इनको दिया जाएगा, लेकिन ट्रीटी ऑफ लोजान जब हुआ 1924 में, तब जो है कुर्द को अलग अलग जो कंट्रीज नेशन बनाए गए जैसे ईरान इराक ये सब, उसमें बांट दिया गया। उनको एक अलग उनका एक होमलैंड नहीं दिया गया। एक कुर्दिस्तान बना देते भैया, पहले आपने संधि में बताया भी था। तो ये उन लोग की वो भी अब क्योंकि वो लोग तितर बितर हो रखे हैं तो एक आवाज़ में आ नहीं पा रहे हैं। तो ये करीबन 3 करोड़ लोग हैं, कुर्द हैं, और आधी ज़्यादा जनता जो है टर्की में रहती है। और इराक जो है सिर्फ अकेला एक ऐसा कंट्री है जिसने इनको एक अलग ऑटोनोमस कुर्दिश रीजन बना के दिया है। इराकी कुर्दिस्तान बोला जाता है। उन्होंने अपना वहाँ पे संसद भी, पार्लियामेंट भी बनाई है 1992 में। किसने? इराकी कुर्दिश पीपल ने। ठीक, तो इराक नहीं, बस इनको थोड़ा सा इनकी एक अलग डिस्टिंक्ट कल्चर और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी को पहचान देते हुए ऑटोनोमस कुर्दिश रीजन बनाया है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखें। जैसे चाइना करता है ये काम। चाइना क्या करता है कि हांगकांग एक ऑटोनोमस रीजन है, ताइवान एक ऑटोनोमस रीजन है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कि मतलब रहो तुम्हारे चाइना के अंदर ही, लेकिन एक ऑटोनोमस स्वतंत्रता है तुमको कई सारे कामों में। ठीक है, तो चलिए आज के MCQs देख लेते हैं। MCQ आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपका करंट अफेयर MCQ क्विज नाम से चैनल है, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। इसमें हम लोग ये PDF भी आपको देते हैं, साथ ही साथ रोज वहाँ पे क्विज कराई जाती है आपको, करंट अफेयर प्लस जनरल स्टडीज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक, पहला क्वेश्चन जो आज है वो है कुर्दों के बारे में सही उत्तर चुने। ईरान इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसने एक स्वायत्त कुर्द क्षेत्र की स्थापना करी है। ईरान था कि इराक था? अभी बताया है, बताइए, याद आ रहा कुछ? इराक था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ईरान लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है सेवर्स की संधि जिसने कुर्दों को मध्य पूर्व के नए राष्ट्रों में विभाजित कर दिया। तो क्या सेवर्स वो संधि थी कि लोजान वो संधि थी? लोजान थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत, पहला भी गलत, करेक्ट पूछा गया, तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के संबंध में सही उत्तर चुने। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2020 को पहली बार मनाया गया। 10 अक्टूबर 2020 को पहली बार मनाया गया। कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको गर्ल चाइल्ड वाले और इसमें। तो गर्ल चाइल्ड वाला, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड वाला जो है वो 2012 में पहली बार बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये आपका 1992 में 10 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड बताइए किस दिन मनाया गया था? ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022 की थीम थी मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। फॉर ऑल था क्या? यस, बिल्कुल सही है। ऑल हर जगह आ जाए तो वो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका दूसरा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, और करेक्ट पूछा गया तो बी यानी कि 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड से संबंधित ही आ गया, करेक्ट आंसर बताना है। बीजिंग डेक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इन 1995 प्रपोज्ड एन एक्शन प्लान टू एडवांस द राइट्स ऑफ गर्ल्स। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास रेजोल्यूशन 66/170 एंड अडॉप्टेड अक्टूबर 11 एज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसीलिए मैंने पिछले में आपको बताया नहीं था। तो हाँ, बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है, और करेक्ट आंसर पूछा गया तो दोनों सही होने की वजह से सी आंसर बोथ 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका चूज द इनकरेक्ट आंसर रिगार्डिंग ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI 2022 एक्सचेंज एक्सरसाइज एम्स टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्ट्रिक्ट मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल सही बात है, यही मैंने आपको बताया अभी। और गाइडलाइन और पैरामीटर फॉर द AEOI आर सेट बाय द पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल बॉडी OECD। यहाँ पे मान लीजिए चुपके से वो OPEC लिख दे तो कंफ्यूज मत होना, OECD की बात हो रही है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सिली मिस्टेक नहीं करनी है, इनकरेक्ट पूछा गया है, और इनकरेक्ट दोनों स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दिस डी आंसर हो जाएगा। ठीक, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग स्पेस। ठीक, अंतरिक्ष से संबंध में सही उत्तर चुने। तो रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपोर्ट आई है, स्पेस लॉन्च सेगमेंट 13% की CGR से बढ़ेगा। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक, ये रिपोर्ट जो है कौन लाया है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन और EY अर्नेस्ट यंग। द सैटेलाइट सर्विसेज एंड एप्लीकेशन सेगमेंट वुड फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द स्पेस इकोनॉमी अकाउंटिंग फॉर द 36%।
ठीक, सर्विस देना, एप्लीकेशन देना कितना था ये, 36% ही था। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट डायरेक्ट उठाए गए हैं ठीक रिपोर्ट से, तो इसलिए ये दोनों सही होने की वजह से आंसर करेक्ट में ही पूछा गया, तो सी हो जाएगा, बोथ बी 1 एंड 2। ठीक है, मैपिंग से संबंधित अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से सेगमेंट बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग इसको जरूर पढ़ो भैया, क्वेश्चन आता ही है। ठीक, डेन्यूब नदी के संबंध में सही उत्तर चुनें। डेन्यूब नदी यूरोप में पहला सबसे लंबा नदी है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है क्या ये, या फिर सबसे कहेंगे इसको कि सेकंड लॉन्गेस्ट है, बताइए। तो पहली नहीं है, सेकंड लॉन्गेस्ट है। पहली कौन सी है डेन्यूब रिवर के अलावा यूरोप में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन में ये जो है उद्गमित होती है, और आफ्टर कवरिंग अ लेंथ ऑफ 22,850 किलोमीटर इट एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द ब्लैक सी। तो क्या ये सही है? ठीक, एक कर्च स्टेट के बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा था, बताइए किस किस, ये जल डमरू मध्य है, किस नदियों को जोड़ता है ये। ठीक, तो यहाँ पर जो है किस 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 सागर को जोड़ता है कर्च स्टेट, वो कमेंट करके बताइएगा। ब्लैक सी में जाके ये खाली होती है और ब्लैक सी में पानी अपना जो है देती है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। पहला गलत था, सेकंड लॉन्गेस्ट है डेन्यूब, तो करेक्ट पूछा गया, तो 2 ओनली आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, रोज की तरह आज भी हम लोग यहाँ पर इसका जो है मैप देख लेंगे कम से कम, तो आप इसको देख के थोड़ा प्रोत्साहित होंगे और मैपिंग जरूर करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ठीक, तो डेन्यूब रिवर है ये देखिए। ठीक, यहाँ पे ब्लैक सी है, जर्मनी से आ रही है, आपका ऑस्ट्रिया, स्लोवाक रिपब्लिक, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया। ठीक, बुल्गारिया और रोमानिया की तो भाई साहब बाउंड्री बनाती है, बॉर्डर बनाती है, तो ये यहाँ पर जाके फिर ब्लैक सी में गिरती है। थैंक यू वेरी मच। से पहले हम लोग करेंगे जनरल स्टडीज मेंस आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन की एनालिसिस, और फिर आज का क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। देखिए 11 अक्टूबर को मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 83 था, 10 मार्क्स का था, 150 शब्दों में था। ये चीज़ें आपको पहले देखनी चाहिए। ठीक है, देखिए व्हाट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये पूछा गया, क्या है ये बताना था। व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब देखो ऐसा है कि आपको पहले इसका डिफाइन करना पड़ेगा क्या है। ईपीसीए ने बनाया है, ठीक, और ये जो है आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, मैंने आपको इसको बढ़ाया भी था कि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर के रीजन में ग्रेडेड होता है, मतलब फेज वाइज होता है। जिस प्रकार से इमरजेंसी सिचुएशन बनाती है एयर पोल्यूशन, अगर बहुत मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो उस केस में अलग अलग उसमें जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स करता है ये। ठीक, ज़्यादा अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाएगी। ठीक, जैसे सीवियर जब होता है तो वो ऑड इवन रूल भी लगाए जाते हैं आपका, और कंस्ट्रक्शन साइट वो सब बंद करा दिया जाता है दिल्ली एनसीआर के रीजन में। तो ये है ग्रेडेड रिस्पॉन्स, ईपीसीए ने इसको बनाया था। ठीक, और चैलेंजेस क्या है कि एयर पोल्यूशन के जो हमें फेस करने पड़ते हैं, तो अब इसके संदर्भ में आपको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में आपको बताना है कि हमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एयर पोल्यूशन। तो भैया बहुत सारे हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, लोगों को दिखता नहीं है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। क्लाइमेट जो है आपका, जैसे वेदर जो है जो स्मॉग बन जाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, उसकी वजह से काफ़ी देखने में दिक्कत होती है, आई इरिटेशन होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक, इनको जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है रोकता है अपने। और फिर यहाँ पे सोल्यूशन बताओ कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। डीजल जनरेटर को बंद करके, जो वेस्ट बर्निंग है, अपशिष्ट की बर्निंग है, उसको बंद करके। ठीक है, आपका ऑड इवन रूल को लगाकर, ठीक, पार्किंग की फीस को बढ़ाकर, याद आ रहे हैं ना पॉइंट्स, कल मैंने बताए थे सारे। तो इसको जो है आप यहाँ पे ये नहीं चैलेंजेस पूछे तो रुक गए, एक्सप्लेन करना है। चैलेंजेस के बाद आपको जो आपने चैलेंजेस बताए उसी के हिसाब से आपको ये भी बताना है कि क्या क्या सॉल्यूशंस देता है ग्रेडेड एक्शन। भैया एक्शन प्लान है ना, तो कुछ तो एक्शन बता रहा होगा, तो वो सारी चीज़ बताओ और फिर ख़त्म करो कि जिस प्रकार से ऐसा जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान है, इसमें सभी लोग, जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, ठीक, और जो संस्थाएं, उन सबको मिलकर अपने अपने जो है स्पेस में, अपने अपनी जगहों पर एक फंडामेंटल ड्यूटी समझकर हमारे जो एक वातावरण है उसको जो है एयर पोल्यूशन से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जिस प्रकार से दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, इसी प्रकार से
बाकी जो सिटीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पर भी इसी प्रकार से हमें इसको लागू करना चाहिए, सफल बनाना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से एंड करो पॉजिटिव। जब पॉजिटिव काम कर रहे हो तो पॉजिटिव उसको दिखना भी चाहिए ना। तो ये बात है। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 84 है। 12 अक्टूबर का क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 सोशल इशू संबंधित। तो वाई मेंटल हेल्थ इज गेनिंग सिग्निफिकेंस इन रीसेंट टाइम डिस्कस पूछा बोला गया डायरेक्टिव वर्ड। हाल के दिनों में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्यों बढ़ रहा है, विचार विमर्श करें। अब इसमें कई सारे फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, फैक्ट्स किस सोर्स का वो भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ो समझो, क्या क्या लिख सकते हो। डिस्कस डायरेक्टिव वर्ड है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने मार्क्स का है, क्या क्या एलोकेशन, कहाँ कहाँ कितना लिखना चाहिए, उसका को जैसे मैं रोज एनालिसिस में आपको बताता हूँ उसको सोचते हुए समझते हुए आप आंसर लिखिए। पेड ग्रुप में मैं इवेल्युएट खुद करता हूँ। ठीक, लिखिए जरूर, तभी सुधार होगा। चलिए आज का मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। मोटिवेशनल कोड से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पेड कोर्सेज है वो उसकी जानकारी के लिए आप 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पेमेंट डिटेल्स हैं। आप 2023 के लिए जो नया पेड ग्रुप चालू होने वाला है वो 1 दिसंबर चालू होने वाला है। बीच में 15 दिन का पेड ग्रुप नहीं खोलते हैं भैया, वो कई लोग जो है चोर चकारे वाले जो काम करते हैं वो खोलते हैं। तो हमारा तो 1 दिसंबर खुलेगा। और प्री कम मेंस का बिल्कुल फाउंडेशनल ग्रुप है। इसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो रोज़ आपको स्टडी प्लान मिलता है। ठीक, स्टडी मटेरियल मिलता है आपका जो है बिल्कुल टू द पॉइंट रहता है। यहाँ पे ग्रंथ नहीं देते हैं, बहुछार नहीं होते मटेरियल की कि आप 5 सालों में एक बार भी ना पढ़ पाओ। ऐसा मटेरियल देते हैं, इतना पढ़ाते हैं आपको कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। कम से कम 4-5 बार रिवीजन करके जाओ, खूब क्वेश्चन पहले लगा के जाओ। टेस्ट होता है, स्टडी मटेरियल रोज़ का स्टडी प्लान है। बस स्टडी प्लान आप रोज़ करते चले जाओ। मैं कहता हूँ रोज़ सिर्फ आपको उतना ही करना है। बाकी किस प्रकार से पूरा शेड्यूलिंग वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो आप। यही तो काउंसलिंग मेंटोरशिप है ना, गाइडेंस है। स्टडी प्लान है, स्टडी मटेरियल है, डेली क्या होता है तो स्टडी प्लान इस आपका रोज आंसर राइटिंग कराई जाती है, एमसीक्यू कराई जाती है, लाइव डाउट डिस्कशन होता है। आप कुछ भी डाउट पूछो आपको जवाब दिया जाएगा त्वरित रूप से। और जो है पूरा जो है बच्चे के हिसाब से उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसका जो है रिफॉर्मेशन कराया जाता है टाइम टू टाइम। बहुत ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण है इस तरीके से तैयारी करना। ठीक, टेस्ट सीरीज़ है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ भैया है हर सब्जेक्ट की। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ है, फिर आपका सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ है। मान लीजिए पॉलिटी के आपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाए, फिर पूरा पॉलिटी का एक टेस्ट होगा, 1-2 जो भी टेस्ट है। फिर उसके बाद जो है मिक्स्ड होगा, करंट अफेयर भी साथ साथ ही है। रोज़ तो हम आपको वैसे ही करंट अफेयर के एमसीक्यू करा रहे हैं, उसके बाद भी करवाएंगे जो कुछ है, सब कुछ आपका हो जाएगा। स्टडी मटेरियल में जो है टेस्ट सीरीज़ जो है उसको भी अगर आप बाद में रिवाइज कर लोगे, कैसे कैसे रिवाइज करना उसका भी पूरा शेड्यूल मैं दूंगा। तो स्टडी प्लान करते जाओ और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी हैं। ठीक, बाकी ग्रंथ वंथ देने वाले बहुत लोग हैं, वो इतना मटेरियल देते हैं भाई साहब, इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और मतलब शर्म भी नहीं आती उन लोगों को कि अब लोग बोल ले रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो भैया वो यही चीज़ करते आ रहे हैं। वो आपको बोलेंगे ये सिलेक्शन मटेरियल है, ये स्मार्ट मटेरियल है, अरे नाम चेंज करते रहते हैं। ठीक, थोड़े दिन बाद जो है उसको कुछ और नाम बता देंगे। जो बच्चा जो है सुनना चाहता है ठीक बस वहीं दे देंगे, लेकिन आगे कुछ ना गाइडेंस आता है उनको, ना डिस्कशन, डाउट ही नहीं क्लियर कर पाते, पता ही नहीं है, सांस फूल जाती है उनकी बताने में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जिस हिसाब से जो है हम लोग काम करते हैं पूरी क्वालिटी और पूरे सत्यनिष्ठा से काम करते हैं। ठीक, चोरी चकारी वाला कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। जितना कमिटमेंट करते हैं उससे ज़्यादा आप लोग को देते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है कि इसके अलावा ये तो 1 दिसंबर चलूगा, इसके अलावा आंसर राइटिंग, कंप्लीट करंट अफेयर, डाउट डिस्कशन, सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे नंबर पे। आज का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोट है, और ये कोट्स आप जो है एसए में, आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो, हिंदी में है नहीं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। और खुद में वह बदलाव करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी जी ने दिया था ये कोट। मतलब ये है कि आप किसी को कह रहे हो कि भैया तुम जो है चीनी मत खाया करो, तो तुम पहले अगर खुद ही चीनी मुंह में ठूस के अगर सामने वाले बोल रहे चीनी मत खाया करो तो क्या तुम्हारी बात मानेगा? तो पहले वो खुद में चीज़ लाओ। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि किसी को वो चीज़ मना कर रहे हो, जैसे यूएसए जो है लोगों को कहता है कि न्यूक्लियर वेपन से हटो, नॉर्थ कोरिया को बोल रहा है, ईरान को बोल रहा है कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाओ, और खुद जो है न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल जो है झड़ी लगा रखी, दिवाली मना रहा है, तो ये हिपोक्रेसी होती है। तो अगर हिपोक्रेसी से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद में वो बदलाव लाना पड़ेगा जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ठीक,
तो चलिए, इसी प्रकार से अच्छा मटेरियल आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग को बस थोड़ा सा काम ये करना पड़ता है कि आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर ज़रूर कमेंट करिए, और लोगों तक ये अच्छी बातें, जो अच्छा मटेरियल है, अच्छा गाइडेंस है, वो पहुंचाते रहिए। बस इतना ही मोटिवेशन मैं आपसे चाहता हूँ, और पूरी कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस की टीम आपसे चाहती है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।